कोई नाम नहीं आता पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सिवाय कायदे आज़म के। तो क्या वाहिद ही ये वो शख्सियत थे जो लड़ रहे थे? क्या वाहिद ही ये वो शख्सियत थे जो जिनकी नज़र हर इलाके पे थी या हर चीज़ पे थी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इंडियन नेवी लक्षद्वीप आसान भाषा में। देखते हैं इस वीडियो को आसान भाषा में। समुद्र में स्नॉर्कलिंग कर लौटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी। पीएम मोदी लक्षद्वीप की यात्रा पर थे। लक्षद्वीप के बारे में बचपन से हम सुनते आए हैं। एक द्वीप है छोटा सा, लेकिन इसकी कहानी बहुत लंबी है। भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ, लक्षद्वीप किसका हिस्सा होगा ये पक्का नहीं था। जिन्ना भी पूरी फिराक में थे हड़पने की। फिर लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना, आज आपको बताएंगे। लक्षद्वीप की पूरी कहानी, लक्षद्वीप का इतिहास क्या है, लक्षद्वीप भारत का हिस्सा कैसे बना और भारत के लिए लक्षद्वीप का महत्व क्या है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आसान भाषा में, जहां आज कहानी लक्षद्वीप की। शुरुआत करते हैं ज्योग्राफी से। भारत के दक्षिण पश्चिमी तट से 200 से 440 किलोमीटर दूर अरब सागर में द्वीपों का एक समूह है, इन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। हालांकि इनका हमेशा से ये नाम नहीं था। पहले इन्हें लक्काद्वीप, मिनिकॉय, अमीनी दिवी, इन 3 द्वीपों के नाम से जाना जाता था। लक्षद्वीप शब्द आया है संस्कृत के शब्द लखद्वीप से, जिसका मतलब होता है 1000 टापू। हालांकि वर्तमान में 35 टापू हैं। पहले इनकी संख्या थी 36, फिर समंदर में एक टापू डूब गया। लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी राजधानी का नाम है कवारत्ती। ज्योग्राफी के बाद नंबर आता है हिस्ट्री का। लक्षद्वीप आइलैंड्स का सबसे पुराना जिक्र ग्रीक टेक्स्ट पेरिप्लस ऑफ एरिथेरियन सी में मिलता है। जिक्र ये भी मिलता है कि 5वीं सदी आते आते बौद्ध धर्म लक्षद्वीप पहुंच गया था। बौद्ध जातक कथाओं में भी लक्षद्वीप का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि बौद्ध भिक्षु संघमित्र यहाँ आए थे। इसके अलावा संगम काल में चेरा साम्राज्य ने इन आइलैंड्स पर राज किया। चेरा साम्राज्य के राजा चेरमन पेरुमाल के समय यहाँ कुछ बसाहट शुरू हुई थी। बाद में यहाँ इस्लाम धर्म का आगमन हुआ। इस्लाम धर्म की शुरुआत के करीब 3 दशक बाद माना जाता है कि उबैदुल्लाह नाम के एक संत इस्लाम को लक्षद्वीप लेकर आए। उबैदुल्लाह मदीना में पैदा हुए थे और इस्लाम के पहले खलीफा अबू बकर के रिश्तेदार थे। इन्हीं उबैदुल्लाह के एक बेटे हुए अबू बकर इब्न उबैदुल्लाह। उनकी लिखी एक किताब फुतूहुल ज़ज़ायर में लक्षद्वीप में इस्लाम के आगमन का जिक्र है। लक्षद्वीप में एंड्रोट नाम की जगह पर उबैदुल्लाह की कब्र आज भी है। बहरहाल आगे बढ़ें तो 11वीं सदी में लक्षद्वीप पर चोल साम्राज्य का शासन हो गया और वे इसे अपने समुद्री पोर्ट के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। 1498 में वास्को डी गामा भारत आया। साथ साथ पुर्तगाली भी आए। पुर्तगालियों ने गोवा, दमन द्वीप पर कब्जा किया और साथ ही लक्षद्वीप को अभी अपनी कॉलोनी का हिस्सा बना लिया। लक्षद्वीप के अगाती और मिनिकॉय टापुओं पर पुर्तगालियों ने कुछ किले और चर्च बनाए। स्थानीय मुस्लिम आबादी ने पुर्तगालियों का विरोध किया, जिसके चलते 1540 तक पुर्तगालियों को लक्षद्वीप छोड़ना पड़ा। लक्षद्वीप के इतिहास में अगला बड़ा चैप्टर आता है 1787 में, जब लक्षद्वीप मैसूर के टीपू सुल्तान के अधीन आ गया। लेकिन फिर जब तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू की हार हुई और लक्षद्वीप का प्रशासन ब्रिटिशर्स के हाथ चला गया, अंग्रेजों ने लक्षद्वीप के कुछ द्वीप केरल के अरक्कल सुल्तान को लीज पर दे दिए। बदले में अंग्रेजों को यहाँ से टैक्स मिलता था। आगे चलकर जब सुल्तान टैक्स नहीं चुका पाए तो उन्होंने लक्षद्वीप वापस ले लिया और इसे मद्रास प्रेसिडेंसी से जोड़कर मालाबार का हिस्सा बना लिया और वहीं से अंग्रेज इसका प्रशासन संभालने लगे। यहाँ से हम पहुँचते हैं सीधे 1947 पर। अंग्रेजों की भारत से रुखसती हो रही थी। वो एक बिखरे हुए भारत को छोड़कर जा रहे थे, जिसे करने का दारोमदार सरदार पटेल के कंधों पर था। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत से चले गए। बंटवारे में लक्षद्वीप का सवाल ही नहीं था, क्योंकि ये पहले से ही मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। लेकिन फिर हुआ यूं कि जिन्ना की नज़र लक्षद्वीप पर अटक गई। आप पूछेंगे क्यों? मामला सिर्फ ज़मीन का नहीं था। मध्यकाल से ही लक्षद्वीप हिंद महासागर के ट्रेड रूट का एक अहम पड़ाव बन चुका था। यहाँ से हिंद महासागर और अरब सागर दोनों पर नज़र रखी जा सकती थी, इसलिए मिलिट्री और बिजनेस दोनों के हिसाब से बड़ा महत्व रखता था। इसके अलावा लक्षद्वीप की अधिकतर आबादी मुस्लिम थी। इस नाते मोहम्मद अली जिन्ना को लगता था कि उनका हक पहले है।
बहरहाल ये देखिए कि 15 अगस्त के बाद क्या हुआ। कुछ ही रोज बाद पाकिस्तान ने कब्जे के इरादे से अरेबियन सागर में एक फ्रिगेट लक्षद्वीप के लिए रवाना कर दिया। दूसरी तरफ भारत के सामने 550 से ज्यादा रियासतों का सवाल था। लक्षद्वीप वरीयता में नीचे आता था, लेकिन सरदार पटेल चौकन्ने थे। पाकिस्तान से पहले ही उन्होंने सेना को लक्षद्वीप का टारगेट दे दिया था। पाकिस्तानी फ्रिगेट जब लक्षद्वीप पहुंची तो देखा कि वहां पहले से तिरंगा लहरा रहा है। कई जगह तो ये भी जिक्र मिलता है कि पाकिस्तान को पहुंचने में महज आधे घंटे की देरी ना हुई होती तो लक्षद्वीप उनका होता। अब देखिए लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश कैसे बना। साल 1956 में केंद्र सरकार ने राज्यों का पुनर्गठन किया, जिसके तहत 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। इन केंद्र शासित प्रदेशों में एक लक्षद्वीप भी था। हालांकि तब इसका नाम लक्षद्वीप नहीं था। 3 इकाइयां थी, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। लक्षद्वीप को इसका नाम मिला 1973 में, सही बताएं तो 1 नवंबर 1973। इससे कुछ साल पहले यानी 1964 में कवारत्ती को लक्षद्वीप का हेडक्वार्टर घोषित कर दिया गया था, जो एक हिसाब से इसकी राजधानी हुई और तब से प्रशासन का काम यहीं से होता है। अब सारी कहानी जानने के बाद चलिए ये भी जान लेते हैं कि लक्षद्वीप भारत के लिए क्या महत्व रखता है। लक्षद्वीप महज 32 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है, लेकिन इसके कारण भारत को समंदर के 20,000 स्क्वायर किलोमीटर तक एक्सेस मिल जाता है। दरअसल 1982 में यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ सी कन्वेंशंस के नियमों के मुताबिक किसी देश के तट से 12 नॉटिकल माइल्स यानी 22 किलोमीटर तक के एरिया पर उसी देश का अधिकार होगा, जिसके चलते लक्षद्वीप भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा लक्षद्वीप आइलैंड्स के पास है 9 डिग्री चैनल यानी एक समुद्री रास्ता, जो फारस की खाड़ी और पूर्वी एशिया को जोड़ने वाला सबसे सीधा रूट है। लक्षद्वीप की मालदीव, श्रीलंका जैसे देशों से निकटता के चलते इंटरनेशनल रिलेशंस के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब सबसे जरूरी बात, लक्षद्वीप के कवारत्ती में भारतीय नौसेना का बेस INS द्वीप रक्षक है। इस नेवल बेस को 30 अप्रैल 2012 को कमीशन किया गया था। हालांकि 1980 से ही इंडियन नेवी के इंस्टॉलेशन यहाँ मौजूद है, लेकिन ये नेवल बेस पर्शियन गल्फ और ईस्ट एशिया के ट्रेड रूट पर है। इसी रूट पर सोमालियाई पायरेट्स का भी खतरा रहता है, यानी सामरिक दृष्टि से इसका महत्व कितना है आप समझ गए होंगे। आखिर में बात बिजनेस की करें तो ये मिनरल्स और मछलियों का भंडार है, इसलिए आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए काफी मायने रखता है। भारत की महत्वाकांक्षा इसे मालदीव जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की है, जिसकी बात PM मोदी ने भी की। आपकी लक्षद्वीप को लेकर जानकारी में इजाफा हुआ होगा। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। ये तमाम जानकारी आपके लिए इकट्ठा की है हमारे साथी मानस ने। देखते रहिए दी लंदन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जनाब, लक्षद्वीप बहुत ज़्यादा मतलब है कि मूवीज़ वगैरह में मेरे ख़्याल में शायद शूटिंग्स के हवाले से देखा गया है। नाम बहुत फेमस है, टूरिज़म के हवाले से खूबसूरत जगह समझी जाती है। अच्छा, मैं मतलब आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी कि जिसमें 1947 में विरोध था, इशू था कि वो इंडिया का हिस्सा बनेगा या पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। तो लक्षद्वीप के हवाले से शायद ही कोई पाकिस्तानी जानता होगा कि ये भी एक टापू थे, ये भी एक जजीरे थे जिस पर कायद आज़म की नज़र थी या कायद आज़म उसको हासिल करना चाहते थे, इंडिया भी उसको हासिल करना चाहता था। लेकिन पहले इंडियन आर्मी पहुंच गई तो वो इंडिया का हिस्सा हो गया। इसी तरह कश्मीर वाला मामला भी था कि कश्मीर में जहाँ तक पाकिस्तानी पहुँचे वो पाकिस्तान का हिस्सा हो गया, जहाँ तक इंडियंस पहुँचे वो इंडिया का हिस्सा हो गया। लक्षद्वीप के हवाले से नहीं पता, रियासत जूनागढ़ के हवाले से पता है। इस तरीके से कुछ इलाके हैं, जैसे हैदराबाद के हवाले से पता है कि वहाँ पर थोड़े इशू थे कि वहाँ के जो निज़ाम राजा थे, निज़ाम जो थे वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल जी की एक तरह से कोशिशों की वजह से वो इंडिया का हिस्सा बना। तो एक चीज़ और है मानने वाली है, ये यहाँ तक तो आप माने कि कायद आज़म इसका मतलब है कि वाहिद लीडर थे मुसलमानों की तरफ से जो इस तरह के मामलात में कूदे थे, लड़ रहे थे। इसका मतलब तो ये हुआ, मिसाल के तौर पे, कि अभी जितनी भी वीडियोज़ हैं, कश्मीर का हवाला हो गया या हैदराबाद के है या जूनागढ़ है, तो कहीं पर भी किसी नेता का कोई नाम नहीं आता पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से सिवाय कायद आज़म के। तो क्या वाहिद ही ये वो शख्सियत थे जो लड़ रहे थे? क्या वाहिद ही ये वो शख्सियत थे जो जिनकी नज़र हर इलाके पे थी या हर चीज़ पे थी, या जैसे मिलिट्री का बंटवारा हो रहा है, या वाहिद ये पढ़े लिखे शख्स थे जो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तरह से, या पाकिस्तान के एक तरह से वो थे, रिप्रेजेंटेड थे? तो मतलब यहाँ तो मैं बहुत सा सुनता हूँ नाम, जैसे गांधी जी थे, सरदार पटेल जी थे, और कमाल असल नेता तो वो थे ना
सुभाष चंद्र बोस जी, अभी उनकी एक और भी मेरे ख्याल में एक डॉक्यूमेंट्री आई थी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल में शायद ध्रुव राठी ने बनाई थी शायद, हाँ शायद, तो वो देखी। तो असल नेता तो मैं कहूँगा ये थे, फिर नेहरू थे। तो बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो आप लोगों की जानिब से हमें दिखते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ कायदेआज़म का नाम दिखता है। तो इस बात को लेके मैं ये कहूँगा, अप्रिशिएट करूँगा कि शायद वाहिद ये नेता थे या वाहिद ये शख्स थे जो एक तरह से विरोध करते थे या कोशिश में थे कि चलो यार पाकिस्तान का हिस्सा ये भी बन जाए, ये भी बन जाए। तो ये भी एक बड़ी और सोचने की बात है, गहरी बात है ये। तो बाकी कौन थे, बाकी कहाँ थे हम लोग, बाकी कौन लोग यहाँ के लीडर्स थे? कोई भी नहीं था, इसका मतलब ये। खैर, तो आज लक्षद्वीप इंडिया का हिस्सा है जो हकीकत है। और जाहिर सी बात है, जब एक टापू आपका होता है तो आसपास का एरिया बहुत ज़्यादा आपके पास होता है, और ये तो बहुत सारे टापू हैं। तो जाहिर सी बात है, बिज़नेस भी बहुत होता होगा, ग्रीनरी बहुत है, खूबसूरत तरीन लग रहा है। जैसे मालदीव है जहाँ पे लोग जाते हैं टूरिस्ट के लिए, तो लक्षद्वीप पे भी वर्क किया जाए और मेहनत की जाए इसको सेफ्टी के हवाले से और सहूलतों के हवाले से, तो लोग महीना महीना 2-2 महीना बाहर के लोग जो हैं वो यहाँ आके गुजारेंगे। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ नई मालूमात मिली, बहुत कुछ नई मालूमात मिली मुझे कि लक्षद्वीप का भी एक इशू था। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।